Hello everyone, hope you guys are enjoying this special series of 100 questions. I have already recorded 2 lectures in which I have completed 10 questions, very good questions on especially on electrodynamics, and now this is my third set of problems. So we are moving to the third set and this set is especially dedicated to current. मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के रखे हैं और ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ये क्वेश्चन ना डुएबल है और इनका जो मेन पर्पज़ है ना बेटा वो ये है कि हमको पता लगे कि आईआईटी में आता क्या है. सो दिस क्वेश्चन इज स्पेशली, इसमें एक टर्म यूज़ की गई है करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट डिविएशन. तो इसकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो दे रखी है आपको 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन एंड इट इज़ हैविंग 30 डिविजन्स. इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम करंट जाएगा दैट विल बी 30 मल्टीप्लाई बाई 20 विच विल बी 600 माइक्रो एम्पियर्स. अब देखो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है. हमको अगर मान लो एक गैलन मीटर को एक अमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पैरेलल में एक शंट लगाते हैं. आई वांट टू मेक दिस रेंज टू बी 1 एंड देयर विल बी आई जी करंट विच इज 6 इंटू 10⁻⁴ विच इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. ये करंट इसमें जाएगा और बचा खुचा जो करंट है वो किस में जाएगा, वो शंट में से जाएगा. Since they are in parallel, so I can write Ig multiplied by G. G is the resistance, must be equal to 1 minus Ig multiplied by S. Ig is very small, तो यहाँ से आपको S की वैल्यू आ जाएगी 6 into 10⁻⁴ multiplied by 25, which is approximately 0.015 ohm. Right? So this is my shunt which is required to convert this gallon meter into a meter of 1 ampere range. अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन और है. I want to convert this ammeter into a voltmeter. मेरे को इस अमीटर को ना एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो अमीटर है, इस अमीटर को अगर आप एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक रेजिस्टेंस आपको इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा और इसका जो टोटल वोल्टेज है दैट टोटल वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 1. But how much current can pass through this ammeter? So the range of this ammeter is already 1 ampere. So I can write 1 multiply by resistance of ammeter plus R is equal to 1. ठीक है. अब आप देख सकते हो कि आपको करना क्या है, 1 वोल्ट की रेंज में इसको कन्वर्ट करना है. तो देखो यहाँ पे अमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो हमको ऑलरेडी पता है. हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.015. although I can write resistance of ammeter is equal to 25 multiplied by 0.015 divided by 25 plus 0.015. This number is very small as compared to 25, so this is approximately 0.015, although it will be lesser than 0.015, उससे भी छोटा होगा ये. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है बेटा 0.985 ओम अप्रोक्सीमेटली इन सीरीज. सो अब देखो ये मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है बट शायद ये भी किसी आईटी एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है. लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे क्या सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, वो अमीटर भी बना देते हैं और गैलन मीटर से ही वोल्ट मीटर भी बना देते हैं. तो यहाँ पे हमको गैलन मीटर से वोल्ट मीटर नहीं बनाना, हमको किससे वोल्ट मीटर बनाना है, अमीटर से. सो दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड सेट. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. This second question is also a good question. A cell of EMF 3.4 volt and internal resistance 3 ohm. So you have a cell of 3.4 volt and the internal resistance is 3 ohm is connected to ammeter having a resistance 2 ohm. So this is an ammeter which is having a resistance 2 ohm. Okay. And to an external resistance of 100 ohm. So there is an external resistance of 100 ohm. And there is a voltmeter also. So we have connected a voltmeter also. Voltmeter को मैंने RV से represent किया. RV is the resistance of voltmeter. Okay, so it is given that current is 0.04 ampere is the current through the ammeter. Find the voltage read by the voltmeter and its resistance. देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसे अपने को दे नहीं रखा कि इसमें कोई जीरो एरर वगैरह है. इसका मतलब जीरो एरर इसकी अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल वोल्टेज होगा दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 विच इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट. इसका मतलब बाकी बचा कुचा 3.2 वोल्ट इसी पे होगा.
तो इस पे जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी 3.2 वोल्ट। हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड आउट द वोल्टेज रेड। सो वोल्टेज रेड तो आ गया यहाँ से 32 वोल्ट आ गया। अब 3.2 वोल्ट आ गया। अब जो 3.2 है ना बेटा, वो 3.2 से हम बता सकते हैं कि इसमें करंट कितना जा रहा है, बिकॉज टोटल वोल्टेज इज 3.2 है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 3.2 है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, 100 इंटू आर वी डिवाइड बाई 100 प्लस आर वी मल्टीप्लाई बाय 0.04 इज इक्वल टू 3.2। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आर वी की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी 400। इसका हम लोगों को पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है ना इस केस में कितना है, 400 है। वो आप सोल्व करके देख सकते हैं। नाउ had the voltmeter been an ideal one, what would have been its reading? तो अगर ये वोल्टमीटर आइडियल होता तो इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं? तो हम एक काम करते हैं, इसकी रीडिंग को जो है यहाँ साइड में इसको नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। मुझे लग रहा था कि डायग्राम मुझे वापस ना बनाना पड़े, बट मुझे बनाना पड़ेगा। तो बेटा इसमें ऐसा दे रखा है कि अगर यही आपका 3.4 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे अमीटर होता और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता, राइट, और उसके बाद यहाँ पे एक आइडियल वोल्टमीटर होता। आइडियल वोल्टमीटर अपने अंदर से करंट ना के बराबर जाने देता है। इसका मतलब इसकी रीडिंग हम कैसे निकालते हैं? इसकी रीडिंग हम निकालते हैं 3.4 डिवाइड बाई 3 प्लस आर ए प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मैं पढ़ लेता हूँ कि इसके अंदर जो अमीटर है वो आइडियल है कि रियल है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो अमीटर है सेकंड वाले केस में वो वही अमीटर है जो पिछली बार था, खाली उन्होंने वोल्ट मीटर को आइडियल किया है। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे इसकी जो रीडिंग है वो आ जाएगी 68 डिवाइड बाय 21 वोल्ट। सो दिस इज योर नेक्स्ट आंसर। अगर इसमें आपका अमीटर जो है वो भी आइडियल होता तो यहाँ पर फिर हम 0 डाल देते, हमारी जो रीडिंग है वो हल्की सी बढ़ जाती। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड रखा। करंट में बेटा सर्किट की प्रॉब्लम्स आती है, सर्किट की प्रॉब्लम्स जनरली क्रिस्पी होती है। तो मैंने भी जानबूझ के उलझाने वाले सवाल नहीं रखे कि पता चला बहुत लंबे लंबे आप केवीएल कैसे लगा रहे हो। ये सब वो क्वेश्चंस है जो आईआईटी एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस है। मतलब इनका मेन जो एजेंडा है वो आईआईटी एडवांस के हिसाब से काम करना है, ना कि अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना है कि कितने टफ सवाल हमको आते हैं और कितने टफ हम आपको करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। The EMF E and the internal resistance R of the battery as shown in the figure are 4.3. So this is 4.3, okay, and 1 ohm, right? The external resistance is 50 ohm. This is 50 ohm. Okay, good. The resistance of the ammeter and voltmeter are 2 and 200. So this is 2 and this is 200. Find the readings of the 2 meters. The switch is thrown to the other side. तो सबसे पहले तो हम पुराने केस में रीडिंग निकालेंगे। तो पुराना केस है क्या? पुराना केस मतलब जहाँ पे स्विच है वहीं पे रखना है। सो दिस इज 4.3 इन दिस 1 and 2 विल बी इन सीरीज। तो वो सब मिला के मैंने 3 लगा रहा हूँ, ओके। और ये दोनों मिला के कितने होने वाले हैं, इनका आर इक्विवेलेंट अभी निकाल लेंगे अपन। तो इनका आर इक्विवेलेंट होगा 50 इंटू 200 डिवाइड बाई 250। तो देखो आप इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 40। इसका मतलब इसमें कितना करंट आएगा, 1.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर कैसे आया, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका 43, तो इसका जो करंट है वो आ गया 0.1 एम्पियर, यानी कि फर्स्ट रीडिंग आ गई 0.1, राइट। व्हाट अबाउट द वोल्ट मीटर्स रीडिंग? वोल्ट मीटर्स रीडिंग इज द voltage from this point to this point. So this voltage is going to be 4 volt. 0.1 था ना यार, तो this voltage is going to be 0.1 into 40. So this is equal to 4 volt, यानी कि 4 वोल्ट रीडिंग इसकी आएगी। Now the switch is shifted to the other position. जब आपने स्विच को दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट किया बच्चों, तो 4.3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, और ये दोनों है ना इस बार सीरीज में आ जाएंगे। So they will become 52 and there is a resistance 200. अब है ना डेटा थोड़े से गंदे हैं मतलब कैलकुलेशन वाइज, लेकिन जो है वो है। अगर आपसे कहा जाए अमीटर की रीडिंग बताओ, इसका मतलब आप यहाँ का करंट बताओगे, ठीक है। आपसे कहा जाए वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, इसका मतलब आप यहाँ का वोल्टेज बताओ। तो इसको करने का एक बढ़िया तरीका तो है कि यहाँ सब जगह 0 मान लो,
या V मान लो, एक साथ आपके दोनों काम हो जाएंगे। वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आ जाएगी और उसके अलावा आपको अमीटर का करंट भी मिल जाएगा। तो अमीटर का जो करंट होगा दैट विल बी V बाई दिस करंट इज इक्वल टू V बाई 52। अब कैसे लगेगा, यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज है V माइनस 4.3। तो मैं एक काम करता हूँ, हर तरफ से आने वाले करंट को ना जोड़ के जीरो कर देता हूँ। तो इधर से या जाने वाले को कर दो, तो उधर से जो करंट आएगा वो होगा 0 माइनस V डिवाइड बाई 200। उधर से जो करंट आएगा दैट विल बी 0 माइनस V डिवाइड बाई 52। और इधर से जो करंट आएगा दैट विल बी 0 माइनस V प्लस 44.3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये लगभग 4.2 के आसपास आएगा। दिस वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली, वैसे यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, तो ये 4.2 के आसपास आने वाला है। जब ये वोल्टेज 4.2 आ जाए तो उसके बाद आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। 4.2 और करंट किस में से चाहिए था, करंट तो इसमें से चाहिए था ना। तो 4.2 डिवाइडेड बाय 52, 4.2 डिवाइडेड बाय 52 से आप इस वाली ब्रांच का करंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ आंसर लिखा हुआ है। वो जो आंसर लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली ऐसे किया गया है कि पहले आर इक्विवेलेंट निकाला गया, आर इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ का करंट निकाला गया, फिर दो हिस्सों में बांटा गया। बात एक ही है, हमने इसको दूसरे तरीके से कर लिया। जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच, राइट। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। कई बार एग्जॉटिक पोटेंशियोमीटर आ जाते हैं जिसके अंदर जो वायर के रेजिस्टेंस होते हैं वेरिएबल होते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल केस। यू हैव अ पोटेंशियोमीटर, two wires of the same material, resistivity rho. One of the wire is having radius of cross section A, तो resistivity इसकी rho है, cross section radius A है, दूसरे वाले की 2A है, and the other wire of cross section 2A उसकी resistivity rho ही है, ठीक है। एक की लंबाई L है, एक की लंबाई 2L है। The combination acts as a potentiometer wire of length 3L. The EMF of the cell in the primary circuit is E and the internal resistance is this. Okay, wire by conducting wire of negligible resistance with positive terminal connected to the one cell of longer wire. Okay, then negative terminal of the cell is connected to one end of the smaller wire. Okay, the remaining ends of the two wires are joined together. Find the maximum voltage which can be balanced on the potentiometer wire. The length measured from point A where cell of E by 2 will balance. Very good. The positive terminal of cell EMF E by 2 and this is connected to point A and the other terminal is joined to the junction. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन हमको दे रखा है ना, हम इसका फोटो बना लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आईटी एडवांस में आ जाएगा तो थोड़ी देर तो इसको पढ़ने में लगेगी जैसी मुझे लगी। तो इसका फोटो मैं बना देता हूँ। देखो कैसा फोटो बनेगा इसका। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें हमको क्या क्या दे रखा है। द ईएमएफ, इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास लिखा ही हुआ है। ओके, तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द स्मॉलर वायर। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है ना वो स्मॉलर वायर से कनेक्टेड है। ऐसे मैं जनरली नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में बनाता हूँ, तो क्योंकि मेरा एल लेंथ का वायर, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 2L के वायर से कनेक्टेड है। अच्छा, 2L वाले का क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा है, तो ये L वाले का क्रॉस सेक्शन अगर मान लीजिए A है, तो 2L वाले का जो क्रॉस सेक्शन है वो भाई साहब 4A है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक की रेडियस A है और एक की रेडियस 2A है। तो जिसकी रेडियस 2A होगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, 4A होगा। नाउ दे आर कनेक्टेड विद द प्राइमरी सेल लाइक दिस। प्राइमरी सेल इज हैविंग an EMF E and internal resistance. This resistance is rho L by 2 pi A square, and they are connected like this. Let me first calculate resistance of the smaller wire, which will be equal to rho multiplied by L divided by pi A square. So technically, if this is resistance of the smaller wire, and let me call it small r, then this will be small r divided by 2. This resistance will be small r, and for the larger wire, the resistance will be rho into 2L divided by pi into 4A square, which is equal to r by 2. वायर साइज में लार्ज है, लंबाई डबल है, लेकिन एरिया 4 गुना है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चा पार्टी, r by 2। ठीक है,
The cell is connected to a potentiometer by a conducting wire of negligible resistance with positive terminal of the cell connected to one end call A in the longer wire. तो यहाँ पर एक सेल कनेक्ट किया गया है ना. द मैक्सिमम, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट का जवाब दे देते हैं अपन कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक क्या आ सकता है. तो देखो यहाँ पे जो करंट आ सकता है जब बैलेंस्ड होगा तो वैसे भी प्राइमरी सर्किट से कोई करंट लिया नहीं जाता. इसका मतलब इसका जो करंट होगा दैट विल रिमेन इंटैक्ट whenever it is balanced. Okay, so balancing condition में यहाँ से कोई करंट सेकेंडरी सर्किट में जाता ही नहीं है. So R/2 plus R/2 is R plus R is 2R. So this will be the current. So if I want to know the potential difference across the wire, then the maximum potential voltage which can be measured will be equal to E/2R multiplied by 3R/2. तो एक R से एक R कैंसिल हो गया. So I can measure maximum 3/4. Let me check the answers. What is the maximum possible voltage which can be measured? So it will be 3/4. Now coming to the next question. The length measured from A where cell of E/2 will balance. तो आप देख सकते हो बच्चों कि हम E/2 का सेल बैलेंस करना चाहते हैं, है ना. उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, R प्राइम लिख देता हूँ, और उसको अपन बैलेंस करना चाहते हैं. तो आप जानते हो E/2 बैलेंस कहाँ पे होगा. E/2 जो बैलेंस होगा वो ऐसी जगह पे बैलेंस होगा जहाँ से जहाँ तक का पोटेंशियल E/2 के बराबर होगा. तो देखो यहाँ से अपन चले आगे, तो चलो एक काम करते हैं, ऐसे देखते हैं कि इस वायर पे टोटल वोल्टेज कितना है. तो जानते हो इस वायर पे टोटल वोल्टेज कितना होगा, E/4. हाउ डू आई नो? बिकॉज द रेजिस्टेंस इज R/2 एंड द करंट इज E/2R. सो द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लॉन्गर वायर विल बी E/4. इसका मतलब अगर ये E/2 बैलेंस करना है तो फिर बचा कुचा कहाँ बैलेंस होएगा. तो इसका मतलब इसका बचा कुचा जो हिस्सा है वो यहाँ कहीं पे बैलेंस होगा. हम जानते हैं इसका टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा दैट विल बी E/2. इसका मतलब इसके मिड पॉइंट पे आके बैलेंस होगा. तो E/4 तो यहाँ से आ जाएगा और E/4 यहाँ से आ जाएगा, बिकॉज व्हेन इट इज बैलेंस्ड देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच. तो जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होता तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस E/2 होगा. उसमें से E/4 का हिसाब यहाँ हो गया. टोटल E/2 यहाँ होता है तो उसका मिडल में एकदम एग्जैक्टली मिडल में आएगा. सो दिस बैलेंसिंग लेंथ विल बी इक्वल टू 12 प्लस L/2. चेक करते हैं आंसर क्या है. 5L/2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ फाइनली द लास्ट क्वेश्चन. इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ऑफ E/2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ρL/2 pi A square is connected to A and the other terminal is joined to the junction, then find out the current through the cell. Now this is another interesting question. ये जो सेल है, पहली बात तो इसका रेजिस्टेंस ये बताना चाह रहे हैं कि यार ये भी R/2 हमने दे दिया. अब इसका ये टर्मिनल अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये बैलेंसिंग नहीं रहेगी. बैलेंसिंग नहीं रहेगी तो सेल से करंट बताना है. तो हम एक और बार डायग्राम बनाते हैं. सो दिस वाज वोल्टेज E एंड द रेजिस्टेंस R/2, राइट. एंड यू हैव a circuit which have a resistance R/2 and resistance R. Now there is a battery which is having EMF E/2 and resistance R/2, but you are connected it at midpoint and you want to know this current. ये करंट आप जानना चाहते हो. तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि दोनों जो है वो सीरीज में आ गया. सो दिस विल बिकम E एंड देन 3R/2, राइट. और यहाँ पर हो गया ये R/2 और ये हो गया आपका E/2 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपका R/2. ठीक है. अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं इसको निकालने के. फिर से एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप KCL लगा दो, यहाँ का वोल्टेज कुछ मान के, या 0 मान लो, यहाँ पे X मान लो, फाइंड आउट X. दूसरा तरीका ये है कि हम एक काम और कर सकते हैं. हम इसका ना पूरे सिस्टम का E इक्विवेलेंट निकाल डालते हैं. मैं पूरे सिस्टम का E इक्विवेलेंट निकाल डालता हूँ. मान लेते हैं E इक्विवेलेंट जो है E प्राइम है. यहाँ पर ना 0 वोल्ट की एक बैटरी लगा देता हूँ. सो दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 3R/2, ओके, प्लस 0 डिवाइडेड बाय R/2 प्लस E/2 डिवाइड बाय R/2 डिवाइड बाय 1/3R/2 प्लस 1/R/2 प्लस 1/R/2. आपको बताया इससे मेरे को E इक्विवेलेंट मिल जाएगा. कहाँ का इक्विवेलेंट मिल जाएगा? इस पूरे सिस्टम का. इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट मिल गया. यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी E इक्विवेलेंट माइनस E. सो इफ यू वांट टू नो द करंट, दैट करंट विल बी इक्वल टू
अब देखो या तो करंट यूं जा रहा होगा या करंट यूं जा रहा होगा, तो अगर मैंने करंट यूं मान लिया तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस ब्रांच का जो करंट होगा दैट विल बी 0 माइनस ई प्राइम माइनस ई डिवाइडेड बाय 3R/2। ई प्राइम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। ई प्राइम की वैल्यू सॉल्व करके आप फाइनल जब आंसर निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 7R। ये आंसर आएगा इसका। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को केवीएल से भी कर सकते हो, यहाँ से कुछ करंट निकाल दो आई, यहाँ भेज दो एक्स, यहाँ भेज दो आई माइनस एक्स, एक इसमें लगा दो केवीएल, एक इसमें लगा दो, दैट इज योर चॉइस। आप चाहें तो इन दोनों का इक्विवेलेंट भी निकाल सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का इनका इक्विवेलेंट निकाल के और यहाँ लगा देते और उसके बाद उसमें से करंट आ जाता। देयर आर इन नंबर ऑफ वेज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now coming to the fifth question, and this question is from circuit analysis। ये क्वेश्चन सिमेट्री पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन वैसे मेरे ही बनाया हुआ क्वेश्चन है और मैंने जानबूझ के इसको इसलिए लिया ताकि हम सिमेट्री को समझ सकें। इट इज़ गिवन दैट स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ ए बल्ब इज P। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेटिंग? V स्टैंडर्ड स्क्वायर डिवाइड बाय R इज इक्वल टू P स्टैंडर्ड। ये मतलब होता है कि हम किसी गिवन स्टैंडर्ड वोल्टेज पे जब इसको लगाते हैं तो इसमें जो पावर आती है, पावर खर्च होती है, वो थी V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ से अपन R निकाल सकते हैं, V स्क्वायर डिवाइड बाय P। सो टेक्निकली देयर इज अ सिमेट्री हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री आई कैन से कि यहाँ और यहाँ का करंट सेम होगा, यहाँ और यहाँ का करंट सेम होगा। इसका मतलब ये ऐसे खुल जाएगा, यहाँ और यहाँ का करंट सेम होगा, इसका मतलब ये ऐसे खुल जाएगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ का करंट ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों बल्ब जो है सीरीज में हो जाएंगे। सो दिस विल गिव मी 2R। ये दोनों बल्ब सीरीज में हो जाएंगे, दैट विल गिव मी 2R अगेन, राइट। देन these two bulbs will be in series, this will give me 2R, these two bulbs will also be in series, that will give me 2R, and ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, तो अल्टीमेटली ये बनने वाला है R। आप देख सकते हैं 2R और 2R मिलके R हो गया, तो ऊपर टोटल मिला के 5R हो गया और फाइनली जो इसका R इक्विवेलेंट आता है दैट बिकम्स 5R/6 एंड यू आर अप्लाइंग दिस 5R/6 ऑन द सेम वोल्टेज। इसका मतलब जो पावर कंजम्पशन ये करेगा दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय 5R/6। सो दिस विल बी 6/5 टाइम्स P। मैंने आपसे पूछा है कि ये 3P/5 आएगा, तो P की वैल्यू बताओ, है ना, 3XP। तो ये बन जाएगा आपका 3 × 2 × P डिवाइड बाय 5। इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया इसको। सो दिस वाज माय फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैं ये वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सीरीज के लिए लेके आऊँगा, यानी कि जो चौथे नंबर की सीरीज होगी उसमें आएंगे। लेकिन मैं दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कल ढूंढे थे आप लोगों के लिए, एंड दीज क्वेश्चंस आर स्पेशली फ्रॉम ए वेरी स्पेशल बुक। बुक क्या, एक प्रॉब्लम सीरीज है। जॉन काल्डा हु इज़ द राइटर ऑफ INPHO, जो INPHO को पेपर्स बनाते हैं, पेपर सेटर की कमेटी में है, उनकी एक प्रॉब्लम सेट है, उसमें से मुझे क्वेश्चंस मिले, मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, काल्डा जो है, जो जॉन काल्डा है, वो जो INPHO के लिए लिखते हैं, IPHO नॉट INPHO, IPHO के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं सेटर कमेटी में, उनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करिएगा, और अगर आपने अच्छे से ट्राई किया तो इसके सॉल्यूशंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। देयर आर 3 सिमिलर रेजिस्टेंसेस। ओके, I don't know about this battery, but voltmeter 1's reading is 9 and voltmeter 3's reading is 19 and this reading is 9। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसकी रीडिंग बताओ। आपके पास इतना ही डेटा है, बस इतना प्यारा और क्रिस्पी क्वेश्चन है। आप दिमाग लगाना, सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालना। एक और क्वेश्चन, ये भी उसी प्रॉब्लम सीरीज का है, काल्डा सीरीज का ही है। द फिगर शोज बिलो the figure below shows part of a larger circuit, 4 identical emitters each with an internal resistance of 100 ohm are connected। इन सब का जो internal resistance है 100 ohm है, ठीक है। the readings of the first and the second are 3 and 5 milliamperes। इसकी और इसकी रीडिंग दे दी, तो बताओ ये रेजिस्टेंस कितना होगा। ब्यूटीफुल एंड क्रिस्पी क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और बच्चों, जनरली क्या होता है, जो IIT के पेपर सेटर्स होते हैं वो भी दे आर लर्नेड पीपुल, जनरली फिजिक्स डिपार्टमेंट के लोगों का इन्वॉल्व होता है जो IIT में होते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं ओलंपियाड्स वगैरह से, ओलंपियाड्स की कमेटी में कनेक्टेड होते हैं और उन्होंने ये सब पढ़ा होता है, काफ़ी अच्छे लेवल के लर्नेड लोग होते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है
अब मान लीजिए कोई पेपर सेटर है, उसको अचानक याद आया कि यार काल्डा में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आईआईटी के लेवल के हैं, तो वो वहाँ से रेफरेंस लेकर के क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। जैसे 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था चिमनी वाला, दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एमआईटी पेपर्स। एमआईटी के अंदर जो इंटरनल पेपर्स होते हैं, कोई रिसर्च किसी ने करी थी चिमनी के ऊपर, उस चिमनी के रिसर्च के डेटा से उसने कुछ एनालिसिस करके एक केस स्टडी बना रखी थी। उस केस स्टडी पे एमआईटी में क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का डिट्टो कॉपी आईआईटी एडवांस में पूछा गया। हालांकि बिकॉज ऑफ उसमें कुछ डेटा जो है या कुछ एनालिसिस के समय या अजम्पशंस में कुछ दिक्कतें हो गई, इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ा आईआईटी को। बट इट वाज ए फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा था। ड्रॉप हो गया वो अलग कहानी है, लेकिन मुद्दे की बात ये कि क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के सोर्सेज से उठ जाते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के आपके सामने मैंने सोचा 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन मुझे मिले, आपको दिखाऊं तो सही एटलीस्ट। तो चौथी सीरीज और मैं लेके आऊँगा, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो फिजिक्स डिपार्टमेंट मोशन की टीम आपके सामने लेके आएगी। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे और दुनिया को शेयर भी कर रहे होंगे। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल दिस पेन जस्ट फॉर यू पीपल। मैं भी चाहूँ तो अभी आराम से बैठ सकता हूँ, बट आई एम डूइंग दिस सो दैट मुझे जो आता है क्या पता उसमें से 2, 5, 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके काम के निकल जाएं और आपको आईआईटी में अच्छे रैंक दिलाने में मदद करें। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद अस, गुड डे।